नमस्कार दोस्तों। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो हरियाणा की मिट्टी के साथ जुड़ा होने के साथ साथ समाज सेवा को अपना धर्म मानते हैं। बात चाहे फिर वो ब्राह्मण समाज की लड़ाई की हो या फिर दूसरी सामाजिक लड़ाई की, हमेशा सबसे आगे अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। अशोक पहलवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। अशोक, आपका नाम पीछे पहलवान, इसके पीछे की कहानी क्या है? पहले पहलवानी करते थे या फिर कुछ और? इसके पीछे की कहानी कुछ और है? बिल्कुल, पहलवानी का तो इस मतलब है कि कर्मस्थली रही, एक अपना प्रोफेशन रहा पहलवानी का। और मेरा ही नहीं, मेरे परिवार का भी रहा। पिताजी भी पहलवानी करते थे, बड़े ब्रदर भी पहलवानी करते थे और हमारे परिवार में लगभग मोस्टली सबने ही पहलवानी की है। तो स्कूल लेवल की बात करें तो स्कूल लेवल में भी मैंने मेडल जीते हैं। अगर हम बात करें इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी में भी मेडल जीते हैं। तो एक प्रोफेशनल भी रहे हैं कभी ना कभी पहलवानी में। और एक सपना भी था अभी पहलवानी में देश का, अपने स्कूल का, अपने राज्य का नाम रोशन करें। लेकिन वो इंजरी की वजह से ज़्यादा लंबा कैरियर नहीं रहा। तो उसकी वजह से पहलवान पीछे जुड़ता है कि हमने उस गेम को जिया है और उस गेम को खेला है। आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई? कैसा बचपन रहा, कैसे बीता और समाज सेवा की तरफ आपका भाव कैसे आया? देखिए, मेरा जो बचपन था वो अपने गांव में गुजरा। कैथल के अंदर हमारा गांव है, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पहले कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता था जब मेरा बर्थ वहाँ हुआ, लेकिन कैथल डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है, गांव कठवाड़। तो 5वीं तक की शिक्षा वहीं हुई। उसके बाद फादर साहब और बड़े ब्रदर यहाँ काम के लिए यहाँ आए हुए थे, तो उनके साथ ही मैं भी यहाँ आ गया। और आगे की जो एजुकेशन है कुरुक्षेत्र शहर में हुई। और जो बड़ा फेमस आपका कुरुक्षेत्र शहर का स्कूल है, श्रीमद् भगवत गीता विद्या विद्यालय, उसमें ही हमने एजुकेशन किया। उसके बाद ग्रेजुएशन अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही है। तो और अपना जो कार्यस्थल, कर्मस्थली, वो सब यही है कि या यही शादी हुई, यही बच्चे हुए। तो उसके पश्चात हम यही, मतलब ये कह सकते हैं कि यहीं के निवासी हो गए। आप समाज सेवी हैं। आज तक जितने भी आपने समाज सेवा के काम किए हैं, सबसे प्रमुख कौन से रहे जिन पर आपको गर्व होता है कि हाँ, हमने समाज के लिए कुछ किया? देखिए, एक बार 2001 के अंदर गुजरात के अंदर भूकंप आया था। तो उस समय हम अपने अखाड़े के अंदर, रेसलिंग अखाड़े के अंदर बैठे हुए थे। तो उस समय मीडिया का इतना बोलबाला नहीं था, अखबार वगैरह होते थे। अखबार में खबर पड़ी तो भी इस प्रकार की त्रासदी हुई है। तो हमारा मन हुआ कि कुछ ना कुछ जाके वहां सेवा की जाए। तो हमने क्या किया, हम लगभग 10 व्यक्ति थे। हमने अपनी बाइकें ली और हमने उगराही इकट्ठी की। गांव गांव गए भी। हमने कहा भी एज इट जो भी आपसे पॉसिबल हो आप हमें दीजिए। कहीं से अनाज मिला, कहीं से कंबल मिले, कहीं से पैसा मिला, तो सब कलेक्ट करके जो पैसे थे उसके हमने कंबल लिए, पानीपत से मंगाए क्योंकि सस्ते पड़ते थे। उसके बाद जो गेहूं वगैरह था तो बड़े ब्रदर की यहाँ ट्रांसपोर्ट थी, तो हमने उनसे हेल्प की भी, आप हेल्प के रूप में हमें एक गड्डी दीजिए, ट्रक, ताकि हम लेके वहां गुजरात जाए। तो भुज के अंदर हम गए थे। 20 से 22 लड़कों की हमारी टीम थी। तो भुज के अंदर गए थे हम। भुज के अंदर जब हम गए वहां, तो लोग वहां से काफी लोग पलायन कर चुके थे। और पलायन के पश्चात हमने एक साइकिल भी रखा हुआ था उसके अंदर। तो हम साइकिल के मतलब कहीं भी गड्डी रोकते और साइकिल पे जाके आसपास के एरिया को देखते भी कहाँ कोई नीडी पीपल है तो हम कुछ करें उसके लिए। तो हमें किसी ने सजेस्ट किया भी ऐसे आप ढूंढते फिरोगे तो आपका ये सामान है, दूध वगैरह जो भी आप है, सर्दियों के दिन थे उस समय, तो भी आपका ये सारा खराब हो जाएगा सामान। इससे बढ़िया है कि आप ना, यहाँ बाबा मान सिंह है कोई आपके पेवे से ही, उन्होंने यहाँ लंगर चलाया हुआ है। अच्छा। और वहाँ जो नीडी लोग हैं वहाँ आते हैं, वो उनकी हर संभव सहायता कर रहे हैं। आप क्यों ना गड्डी को वहीं डंप करें और वहां सेवा करें आप लंगर में। तो हमारे को भी ये उनका जो राय थी अच्छी लगी। तो फिर हम उनके साथ ही पैचअप कर लिया हमने, बाबा जी के साथ। वो पुरानी फोटो है, उस समय तो कैमरा के साथ वैसी फोटो थे, वीडियो वगैरह का तो सिस्टम था नहीं। तो हम फिर उनके साथ ही पैचअप करके हमने काम किया। तो उसके बाद जब यहाँ आए हम, तो मतलब जो सर्कल था न्यूज़पेपर में, जो उस समय कुछ भाइयों ने हमारा निकाला भी, भाई ये कुछ लड़के वहां गए थे, तो उससे एक मतलब एनर्जी भी मिली, मोटिवेशन भी मिला। और हमें लगा कि भी हम कर सकते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर बल था, रेसलर थे सब। और ये लगता था भी क्यों ना इस जो रेसलिंग है इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी थोड़ा सा डरता है भी कहीं आपदा में आप फंस ना जाओ। तो हमें थोड़ा सा यार कर लेंगे, कोई बात नहीं, 10-15 एक ही टाइप के लड़के थे और सभी हेल्थी लड़के थे। तो हमने कहा चलो। उसके बाद फिर श्रृंखला चल निकली। कुरुक्षेत्र के लिए भी आपने लड़ाई लड़ी, चाहे वो थीम पार्क की बात हो, बिरला मंदिर की बात हो। जी। क्या क्या कहानी रही?
देखिए उसमें कहानी तो मोस्टली क्या रही, एक आप जैसे किसी सज्जन भाई का, पत्रकार का फोन आया भी, क्या आपको पता है भी ये थीम पार्क अलॉट हो चुका है, तो इसमें से कुछ भूमि यानी कि लगभग आधी भूमि उसको सिख म्यूजियम को दी गई है। तो मैंने कहा भी ऐसे है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड हो या कोई ऐसी चीज हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो, क्योंकि कोई भी चीज हम उठाते हैं आजकल क्या चक्कर है कि नेम और फेम के लिए आदमी ना कोई भी मुद्दा उठा देता है, सही बात। और नेम और उसका धरातल भी कुछ होता नहीं। मैंने कहा भी ऐसे में किसी पे टिक्का टिप्पणी करूं, सरकार पे करूं या मौजूदा विधायक पे करूं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। तो मेरे को आप अगर कोई नोटिफिकेशन है इनका, को सरकार अलॉट करते हैं तो कोई नोटिफिकेशन तो करती है, तो उन्होंने कहा भी मैं आपको सारी कॉपी भेजता हूं जो अपने यहाँ से जो नोटिफिकेशन हुआ सरकार की तरफ से, और जो उसमें नगर परिषद की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट थे वो मेरे पास आ गए। उसके बाद फिर मैंने अपने पेज से आके लाइव आके लोगों को बताया कि भी इस प्रकार की ये हो चुका है, अगर आपको नहीं पता तो हम इस अभियान में आप लोगों की हेल्प चाहते हैं और इस अभियान को हम शुरू करना चाहते हैं और आप सबका साथ चाहते हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति अब ऐसा करेगा तो ये सोचेगा भी अपनी अपनी शायद अपने नेम फेम के लिए, अपनी राजनीतिक कैरियर के लिए। मैंने कहा भी आप सबका साथ होगा तो शायद हम सरकार को झुका पाए। और सबसे बड़ा हमारे अंदर एक नर्वस इसलिए थे हम कि उस आंदोलन से पहले किसान आंदोलन चला 1.5 साल के करीब, और लगभग पूरे नॉर्थ जोन से किसानों ने वो प्रोटेस्ट किया और सरकार ने लगभग मतलब उसके आगे घुटने नहीं टेके। तो हमें ये भी था भी ये सरकार की चीज है और सरकार ने दी है, और भी मुझे नहीं लगता भी इस लड़ाई में हम सफल होंगे, लेकिन फिर भी लड़ना तो था ही। लेकिन लोगों का साथ मिला, हमने उसके फिर पहले उसमें हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया ताकि लोग अपने आप से इन्वॉल्व हों। घर घर जाके उनको बताया, दुकानों पे जाके बताया, हमने कहा भी इस प्रकार से। लोगों ने कहा भी हमें नहीं पता, और वाकई लोगों को पता भी नहीं था। ये एक दिन काम चल जाना था चुपचाप और फिर लोगों को बाद में पता चलता। अच्छा, थीम पार्क को बचाना इतना जरूरी क्यों था? क्यों वहाँ पे जो सिख म्यूजियम बनाया जा रहा था, क्यों उसका विरोध आप लोग कर रहे थे? कारण क्या था? उसका विरोध इसलिए था कि अगर हम पीपली से लेके थर्ड गेट को, और अगर हम मतलब अगर हम दिशा वाइज देखें, ईस्ट से वेस्ट, साउथ से नॉर्थ, पूरे कुरुक्षेत्र में अगर बीच में देखें तो सिर्फ एक ऐसी भूमि हमारे पास है जो इसमें हम अपना आयोजन कर सकते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे दशहरा कमेटी हो, चाहे पशु मेला हो, चाहे सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक कोई भी कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम भी हो। उसके सिवाय हमारे पास कोई जगह नहीं थी। हमारे को ये भी नहीं था सिख, हमने बार बार कहा ये भी हमें सिख कम्युनिटी से कोई वो नहीं। अगर सिख कम्युनिटी हमारे को दंड लगाएगी या हमारे ऊपर ये कहेगी भी आप हम कहीं और जगह ले लेते हैं, आप हमारे लिए क्या सहयोग करोगे, तो मैंने कहा था भी 1 लाख रुपया और 21 दिन की सेवा, 31 दिन की सेवा मैं और मेरा ये जो साथी है वो करेंगे वहां। तो हमारी लड़ाई नहीं थी सिख कम्युनिटी की। उसमें बात दूसरी क्या थी, वो हाफ जगह थी, जैसे अब लगभग 6 एकड़ है, 3 एकड़ चली जाती है उसमें से, 3 एकड़ बच जाती है। उसमें जब काम लगता या बच्चे खेलते हैं संडे को वहां, या कोई कार्यक्रम होता, हो सकता है कोई शरारती तत्व उस एरिया में चला जाए या कोई दीवार पे ऐसा कोई स्लोगन लिख ले जो विवाद का कारण बने, तो हो सकता था कि भविष्य में हिंदू और सिख विवाद का कारण बन जाती हो जाए। तो हम चाहते थे कि भी इस प्रकार का विवाद ना हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको राजनीति करनी होती है। तो हो सकता है कि सिख कम्युनिटी में से ऐसे लोग निकलते, हो सकता है हिंदू कम्युनिटी में से निकलते, देखो इन्होंने सिखों ने ऐसा कर दिया, हिंदुओं ने ऐसा कर दिया। तो हम चाहते थे भी अगर जगह बनेगी तो विवाद रहेगा। हो सकता है किसी गड्डी कोई क्रिकेट खेल रहा है और सिख म्यूजियम को देखने के लिए कोई सिख परिवार आया हुआ है, उनकी गड्डी पे शीशे पे वो गेंद लगी और टूट गया, उन्होंने बच्चों को कूट दिया और बच्चों ने इस विवाद को हिंदू और सिख का रूप दे दिया। हम चाहते थे ये विवाद बनेगा ही बनेगा, भी ये बने ना। और हमें ये भी था कि जो इनके लिए घोषणा हुई है और उसकी घोषणा सरकार अच्छी जगह पे भी करे, ये ना भी इसको कैंसिल करे। तो वो सरकार ने की भी है, बीजीटी रोड पे हम हाईवे पे सिख म्यूजियम की जगह देते हैं। चलिए, ऐसे कौन कौन से बदलाव हैं जो समाज सेवी के तौर पर आप समाज में लाना चाहते हैं, और उनको उन बदलावों को लाने के लिए क्या चुनौती है? देखिए, बदलाव के लिए तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि सबसे बड़ा, अगर हम आज के समय में बात करें, लोग दबी जुबान से तो ये कहते हैं कि क्राइम का बोलबाला है। मैं लोगों का यही चीज क्लियर करना चाहता हूं कि जिस मौत से आप डरते हो
आप यही डरते हो ना भी कोई क्रिमिनल आपको मार ना दे। अब जिन लोगों ने ना तो क्रिमिनल से उनकी लड़ाई थी, ना वो कोई गाड़ी एक्सीडेंट में मारे गए, ना उन्होंने कोई गलती की थी, प्लेन क्रैश में भी तो मरे हैं ना लोग, 242 300 के करीब लोग। मौत तो निश्चित है आपकी, वो कहीं भी आ सकती है, कोई भी मतलब आपकी जिस माध्यम से मौत आनी है वो आएगी आएगी। लेकिन लोग पता नहीं क्यों भी इस चीज से के लिए भी डरते हैं, बोलने से भी डरते हैं। और मैं सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये कहूंगा, हमारे यहाँ 90 विधानसभा के अंदर 90 विधायक है भिन्न भिन्न पार्टियों से। बिल्कुल। उसके अंदर एक अभय जी ने तो ऐसी स्टेटमेंट दी, लेकिन वो भी अधूरी स्टेटमेंट मानूंगा मैं, भी मुझे एक दिन का सीएम बना दो, मैं इसको खात्मा कर दूंगा। लेकिन वो अधूरी इसलिए मानूंगा, एक क्रिमिनल क्राइम करता है और वो पोस्ट में ये लिखता है कि ये क्राइम मैंने किया और मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं, बाई नेम करता है वो। एक दौर था, एक समय था जब आदमी क्राइम तो करता था, लेकिन उस क्राइम करने के पश्चात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम आता था। लेकिन अब जैसे भी अपराध होता है, साथ के साथ पोस्टर रिलीज होती है कि ये अपराध मैंने किया, मैं फलानी ग्रुप से हूं, मैं फलानी गैंग से हूं। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए, कोई भी 90 विधानसभा में एक भी आदमी बाई नेम लेके ये नहीं कह रहा कि लॉरेंस बिश्नोई की वजह से हमारे हरियाणा के युवा बिगड़ रहे हैं, या इस गैंग की वजह से बिगड़ रहे हैं, काला राणा गैंग ने जिम्मेवारी लिया तो सरकार उसके खिलाफ ठोस कदम उठाना है। नाम लेने को तैयार नहीं, भी कहीं हमें ना मार दे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जब एक क्रिमिनल कह रहा है कि मैंने क्राइम किया, लेकिन राजनेता बोलने को तैयार नहीं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो क्राइम बेस है भय के ऊपर, डर के ऊपर। भी मैं क्राइम करूंगा, लोग डरेंगे तो मेरा कार्य चलेगा। और प्रशासन और राजनीति बेस है क्राइम मुक्त करने के लिए कि भय रहित करूं मैं लोगों को इतना भयभीत कहूं कि लोग अपनी बात रखें, लोग क्राइम से ना डरें, लोग क्राइम के खिलाफ चलें। लेकिन बोलने को तैयार नहीं, तो इससे यही कहेंगे ना कि वो खुद भययुक्त है। इस समय जो अगर राजनीतिक दल देखे, वो खुद भययुक्त है, वो सोचते हैं कहीं मैं टारगेट ना हो जाऊं। वैसे आज मुख्यमंत्री का बयान आया है जी, हरियाणा से क्राइम को खत्म करने, खात्मे के लिए। नहीं, वो देखिए 4 बयान रहते हैं राजनीति के, किसी भी दल के राजनेता के। अपराधियों को उनकी किए की सजा मिलेगी, हरियाणा को अपराध मुक्त किया जाएगा, और जिसने भी ये अपराध किया है कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। इसके सिवाय कुछ नहीं बोलते। जबकि क्रिमिनल कह रहा है कि ये क्राइम मैंने किया है, धरातल हाँ मैंने ये क्राइम किया है। पुलिस पे जाना है पुलिस पे जाइए, राजनेता पे जाना है राजनेता पे जाइए, सिक्योरिटी लेनी है सिक्योरिटी लीजिए। इतनी बड़ी बात है। हाँ, तो इससे ऊपर क्या चैलेंज होगा? और इससे बढ़िया मतलब मैं क्या कहूं, ये जो शांतनु जो अपराध हुआ है, इसके बारे में आम लोगों को नहीं पता। 12,650 करोड़ का रेवेन्यू है जो एक्साइज को ठेकेदार दे रहे हैं इस साल, जो नई पॉलिसी आई है। 12,650 में से 10% का अकेला हिस्सेदार शांतनु था, जिसके 11 डिस्ट्रिक्टों में काम था। अच्छा, 12,000 मतलब 1250 करोड़ का लगभग काम था। 11 जिसके L1 थे, L13 थी, और 11 डिस्ट्रिक्टों में जिसका काम था। मतलब 10% का तो ये था। उसके बावजूद पानी आपके जमुनानगर का कार्य काम खाली पड़ा, लगभग 200 करोड़ का। वहां पर्ची नहीं लग पाई, सरकार किसी भी ठेकेदार को नहीं मना पाई भी आप पर्ची लगा लो। वो बोले भी आपके बेस पे लगा के क्या फायदा, सुरक्षा तो हमारी होनी नहीं, तो हम तो अपने बच्चों से भी जाते रहेंगे। तो सीधा सीधा चैलेंज रेवेन्यू को, चैलेंज सरकार के रेवेन्यू को चैलेंज है भी हम नहीं होने देंगे, और बाई नेम। लेकिन अब वही घिसी-पुटी, वही बयानबाजी भी, अपराधियों को उनके किए की सजा मिलेगी, अपराधियों को कठोर दंड दिया जाएगा, और हम हरियाणा में क्राइम मुक्त हरियाणा कर देंगे। ये वही मतलब इसको ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक भाषा का यूज किया जाता है। राजनीति और समाज सेवा में संतुलन बनाए रखना कितना मुश्किल नजर आता है। देखिए आज के समय में तो अगर मैं बात करूं, समाज सेवा को अगर हम माने तो समाज सेवा रही नहीं। मतलब कोई इक्का दुक्का, मतलब 99.900.1 आदमी बचा होगा जो समाज सेवा है। क्योंकि अगर हम समाज सेवा की बात करें, अगर हम बात करें समाज सेवा में डोनेशन की, कई लोग कहते हैं कि समाज सेवा हम कैसे करें डोनेशन, तो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे निर्भर रहना पड़ता है उनको, या किसी नेता के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है जहां वो पर्ची काटते हैं। और जब वो किसी की पर्ची काटेंगे या किसी पॉलिटिकल
से किसी डोनेशन लेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई अच्छे बुरा वो बोल पाएंगे। सरकार या कोई नेता ऐसा नहीं हो सकता पक्ष या विपक्ष का गलती ना करता हो, लेकिन वो गलती पे बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वो डोनेशन लेते हैं। कुछ ही लोग हैं जो पक्ष या विपक्ष के खिलाफ बोलते हैं, वो इसलिए बोल पाते हैं। जैसे मैं अपने आप को ही कह सकता हूं कि अपा खुल के बोलते हैं, कांग्रेस का कोई आदमी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आपका हो, चाहे इनेलो का हो, वो इसलिए बोलते हैं कि हम किसी से ना तो कोई डोनेशन लेना और ना हमने किसी की कोई पर्ची काटनी। अच्छी या बुरी बात हो तो कह देते हैं और या अपना चुप रहो। तो हम अब जो समाज सेवा है, जो आज की समाज सेवा है, जो एनजीओ है, ये धार्मिक संस्थाएं या सामाजिक संस्थाएं हैं, ये तो मोस्टली सारी डोनेशन पे डिपेंड है। और डोनेशन जो लेगा, मुझे नहीं लगता जिससे लेगा उसके खिलाफ वो बोल पाएगा। तो आप ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हैं, वर्तमान में ब्राह्मण समाज जो है किन प्रमुख समस्याओं से गुजर? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आज ब्राह्मण समाज की बात करें, ब्राह्मण समाज को एक नियोजित तरीके से टारगेट किया जा रहा है और इस टारगेट में यह कहा जा रहा है कि जो भी ब्राह्मण समाज की आइडियोलॉजी थी, चाहे वो धार्मिक थी, चाहे वो सामाजिक थी, वो सारी आइडियोलॉजी उन्होंने अपने लालच के वशीभूत बनाई। वो ये भी इस प्रकार का प्रचार किया जाए ब्राह्मणों के खिलाफ भी, राम नाम की कोई चीज हुई नहीं, कृष्ण नाम की कोई चीज हुई नहीं, ये सब मनगढ़ंत है और ये अपनी तरफ से बनाई गई है अपने प्रोफेशन को पैसा लेने के लिए। और हर बार मतलब बड़े बड़े स्टेजों से भी इस चीज की आवाजें उठने लगी हैं कि ब्राह्मण मुक्त करो भारत को। जबकि अगर हम बात करें ब्राह्मण कम्युनिटी की, मैं अपनी कम्युनिटी से के सिवाय कोई ज्यादा नहीं जानता, दूसरी कम्युनिटी नहीं जानती इतनी। मैं अगर अपने ब्राह्मण भाइयों की बात करूं आज के समय में, पिछले संदर्भ का तो ना तो हमें पता कि आजादी से पहले क्या था या हमारे जन्म से पहले क्या था, लेकिन आज की अगर हम बात करें 0.1% व्यक्ति होगा जो कर्मकांड के ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ब्राह्मण सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी एजुकेशन से, अपनी दुकानदारी से, अपने लेबर मजदूरी से, अपनी नौकरी जॉब से, जिस प्रकार से सभी लोग कर रहे हैं उसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो प्रोफेशन नहीं रहा, कभी था कि नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन उस प्रकार का प्रोफेशन नहीं रहा जिस प्रोफेशन को लेकर उनको टारगेट किया जाता है। तो मेरी आपके मीडिया के माध्यम से ये भी हम मांग है कि जिस प्रकार से दलित या पिछड़ा कम्युनिटी को जो टारगेट के लिए इन्होंने संविधान में एक पारित किया, SC एक्ट का प्रावधान किया, भी इनको कोई वो ना कर पाए, प्रताड़ित न कर पाए। तो इसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि अपर कास्ट, जिस प्रकार से राजपूत को, ब्राह्मण को या अपर कास्ट को जहां भी प्रताड़ित किया जाता है या धार्मिक भावनाओं को प्रताड़ित किया जाता है, इष्ट को, धर्म को प्रताड़ित किया जाता है, तो सरकार को SC एक्ट की तरह एक ईश निंदा भी, किसी भी भगवान की निंदा, चाहे वो किसी धर्म का हो, एक जाति निंदा और एक धर्म निंदा, इसका भी इस प्रकार से ठोस कानून बनाना चाहिए ताकि इसके बारे में भी कोई भी व्यक्ति करे तो उस पे SC एक्ट जैसा मुकदमा दर्ज और कठोर कारावास का या सजा का उसका प्रावधान हो। तो मेरे ख्याल से भाईचारा कायम रहेगा इससे और लोग फिर धीरे धीरे इस चीज को छोड़ देंगे। क्योंकि आजकल ये बात मैं नहीं कह रहा, मोहन भागवत जी ने भी पीछे अपने लेख में कही भी, कुछ छूट भैया नेता अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कभी मुसलमान को टारगेट करते हैं, कभी किसी धर्म को या जाति को टारगेट करते हैं। छूट भैया नेता की संज्ञा दी उन्होंने। और ये बात सरकार के मतलब मैं भी पहुंचाना चाहूंगा आपकी मीडिया के माध्यम से भी, इस प्रकार की इस निंदा, जाति निंदा और धर्म निंदा आप कानूनी बना दो ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग ना करे और हम अपने आर्थिक स्थिति के ऊपर, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के ऊपर ही चर्चा कर पाए या बहस कर पाए। तो आरक्षण को लेके क्या कहना चाहेंगे कि आरक्षण के दायरे में क्या बदलाव होने चाहिए या आरक्षण में अभी जो कुछ चल रहा है वो सही है? देखिए, जिन लोगों के पास आरक्षण है, मेरी सामाजिक कार्यकर्ता के नाते उनसे भी खुल के बात होती है, और जिन व्यक्तियों के पास आरक्षण नहीं है, आरक्षण जो क्राइटेरिया बनाया गया था वो बनाया गया था भी सामान्य वर्ग को, जो फर्स्ट पायदान है, जो अपर कास्ट के हैं, जो मीडियम है और लोअर है, उनके पायदान के साथ उनको बिठाया जाए, लेवल बनाया जाए, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अगर हम आरक्षण कम्युनिटियों की भी बात करें, उन कम्युनिटियों के अंदर भी ये लेयर बन चुकी है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर।
जिन थर्ड लेयर के लिए कानून बना था, अगर आज हम बात करें एससी कम्युनिटी के लिए कोई पेट्रोल पंप इशू हुआ, सरकार कहती है भी एससी कम्युनिटी को हमने पेट्रोल पंप देना है, तो वो पेट्रोल पंप कौन ले जाएगा? जो उनका बड़ा नुमाइंदा है, या तो एमएलए या एमपी या कोई उद्योगपति, क्योंकि गरीब आदमी के पास तो ना तो रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ना जमीन पूरी होगी, ना पैसा होगा उसको लगाने के लिए, वो फिर ले गया। स्कूल कोई पास हुआ उनके लिए भी +2 तक का स्कूल आप कर सकते हो, लेकिन वो भी ले गया। तो लेयर तो वहीं की वहीं खड़ी है। जो जो चीज गरीब तो गरीब ही रह रहा है ना, या एजुकेशन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा वो जॉब प्राप्त कर लेगा, और जॉब के अंदर फिर वो लेयर बना लेगा। अब लगा लो कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी एसपी लग गया, एसपी में फर्स्ट लेयर में आ गया, वो शामिल हो गया, वो फर्स्ट लेयर वाला व्यक्ति अपने ही परिवार के कार्य करेगा, या अपने उसके कार्य करेगा अपने बच्चों के, तो लेयर तो उसने भी वहां मेंटेन कर ली। इसी लेयर को तोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो इसकी व्यवस्था को इस प्रकार से दुरुस्त किया जाता है भी जो व्यक्ति आरक्षण के अंदर भी आर्थिक स्थिति से मजबूत हो चुका है, उसका आरक्षण रद्द किया जाए। भी जैसे किसी कास्ट में आरक्षण है और वहां वो अच्छे जमींदार भी है, वो अच्छा व्यक्ति साधन संपन्न भी है और बड़ी पोस्ट पे भी है, उनकी अगर आप लेयर को खत्म करेंगे तो वो जो सरकार की योजना है वो नीचे वाले तक आनी शुरू हो जाएगी। और नहीं, वहां भी लेयर तो वैसे की वैसी मेंटेन हो चुकी है। तो मेरी यही है कि सरकार एक आर्थिक, अब जातिगत जनगणना तो होनी है, आर्थिक भी इसी के आधार पर करते, ताकि ये तो पता लगे ना भी उस आरक्षण का फायदा वास्तविकता में कितना हुआ, भी कितने लोग जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, कितने लोग उस लेयर में आए हैं कि नहीं आए, या वो मुट्ठी भरी लोग हैं भी वही वीआईपी लोग या एमएलए एमपी लोग या आईएएस आईपीएस या जुडिशरी लोग भी है, भी बाकी आम आदमी के पास कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो भी एक सरकार को करना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही है। चलो, ब्राह्मण समाज को लेके एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा। क्या लगता है आपको, ब्राह्मण समाज जो मुख्य धारा की राजनीति है उसमें वो स्थान मिल पाया ब्राह्मण समाज को? देखिए, इसमें ब्राह्मण समाज को अगर हम बात करें अब की बार विधानसभा की सीटों की, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने इस मामले में सबसे बड़ी बाजी मारी है, सबसे ज्यादा सीटें दी है। वो जीते तो चाहे कम, लेकिन सीटें ज्यादा देने की कोशिश की है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें ब्राह्मण समाज की अपनी राजनीति की, अपनी राजनीति हमारे यहाँ भी लेयर सिस्टम है, जैसे अपर लेयर, मीडियम लेयर और वो। आज भी अगर हम ब्राह्मणों की बात करें, आज भी वो 2 या 3 परिवारों की तरफ ही देखते हैं, नया नेता नहीं बना पाए। या तो अरविंद की तरफ देखेंगे, या वो कुलदीप की तरफ देखेंगे, या विनोद की तरफ देखेंगे। हम नया नेता नहीं पैदा कर पाए। और कोई भी कम्युनिटी जब तक ग्रोथ नहीं करती, जब तक वो अपने नुमाइंदे जो उनकी आवाज उठा सके, अपने नुमाइंदे नहीं लगा पाती। आज भी अगर हम देखें, बात करें, अगर हम जाट कम्युनिटी की बात करें, अवेयरनेस की बात करें, जाट कम्युनिटी ने बंसीलाल के बाद, इसके देवीलाल के बाद, चौटाला साहब के बाद, हुड्डा साहब के बाद, ना जाने कितने नेता पैदा कर, ये अवेयरनेस होती है, वो सपोर्ट करते हैं। आप बताइए भी ब्राह्मणों में ऐसा कौन सा नेता जो बोल सकता है, कह सकता है? आज भी हम डिपेंड उन्हीं के ऊपर है, वो चाहे सरकार की चापलूसी करें, चाहे वो बोल रहे हैं या ना बोल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं आप? क्या फायदे नजर आते हैं और क्या नुकसान नजर आते हैं सोशल मीडिया? बात करें, अगर हम इसकी बात करें, जिस प्रकार से अब एक मर्डर हुआ सी कम्युनिटी के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से हुआ वो, और जैसे हम आप बात करेंगे, आप बात हमारी रखोगे या हमारे से कोई प्रेरित हो या आपसे कोई प्रेरित हो, ये इस प्रकार के प्लेटफॉर्म तो पॉजिटिव है, लेकिन इसमें नेगेटिव भी बहुत ज्यादा हो चुका है। नेम फेम के लिए लोग अपने इतने उसमें गिर चुके हैं, ना वो गाली से संकोच करते, ना किसी धर्म की निंदा से संकोच करते, ना वो अश्लीलता से संकोच करते। उनको ये है कि मेरे व्यू आने चाहिए, मेरी आईडी पॉपुलर होनी चाहिए, तो इसका दुरुपयोग भी बहुत हो चुका है। तो सरकार को इस प्रकार से भी कोई कानून, जिस प्रकार से आपका वो बनाया गया था ना भी, आप अपनी किसी भी कन कल्चर के लिए आप कोई भी अपने साथ अपनी ना फोटो खिंचा सकते, ना आप रील वायरल कर सकते, उसी प्रकार से भी है जो अश्लीलता या धर्म को लेकर या फूड संस्कृति को लेकर जिस प्रकार की ये चली हुई है, इसके लिए भी इस प्रकार की रोकथाम होनी चाहिए। अच्छा, पंजाब में जो हुआ ये इन्फ्लुएंसर का, उसका जो हत्या की गई, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो वो अपराध हुआ, उस अपराध के पश्चात उन्हीं की सी कम्युनिटी से बहुत से लोगों के बयान आए। उनका ये कहना था, और उन्हीं के बयान के साथ मैं जाना चाहूंगा। उन्होंने कहा भी आप संत वाणे में हो,
आपने कहा भी मैं संत हूं और मैं धर्म की स्थापना के लिए ऐसा काम नहीं करने दूंगा किसी को, मैं धर्म की स्थापना करूंगा। जब आप इस प्रकार के कार्य, तो सबसे बड़ा उन्होंने क्वेश्चन किया, और वो क्वेश्चन भी बड़ा जेन्युइन था। उन्होंने कहा भी आपको कैसे पता वो लड़की मीडिया पे एक्टिव है? इसका मतलब आप उनकी वीडियो देख रहे हैं लगातार कंटिन्यू, भी कंटिन्यू देख रहे, तो भाई एक संत का फर्ज नहीं ना भी आप मीडिया पे पॉजिटिव चीज देखो, धर्म कीर्तन देखो, भी कहाँ भंडारे हो रहे हैं, आप लोगों का अवेयर करो अपने अपने माध्यम से, नशे के लिए या लोगों को सरकार मतलब कोई भी चीज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए। लेकिन आप इस प्रकार की जो हो वो सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए, जिस प्रकार से अमृतपाल जी का प्रकरण हुआ पंजाब में, वो सेम पैटर्न पे ये कार्य हुआ। क्योंकि अमृतपाल जी का भी जो अन्य सिखों के द्वारा जो बात बताई गई, भी उनका सबसे बड़ा एजेंडा उन्होंने अपने आप को प्रमोट क्या कह के किया कि भी मैं नशा मुक्त पंजाब करना चाहता हूं, जबकि उनका खुद का भाई ड्रग एडिक्ट है। भैया आप अपने भाई का, आप स्टार्टिंग तो अपने घर की शुरुआत करें ना। तो इसी प्रकार भी जो ये निहंग सिख के द्वारा जो अपराध किया गया, भी एक औरत को उसमें 2-3 चीजें बताई गई है। भी 1.5 लाख रुपए तो आपने उनके अकाउंट में डाले, आपने उनसे मित्रता की, बहन बनाया, उसके बाद फिर आपने विश्वास में लिया, उस विश्वास में लेके आप उसको साथ लेके गए और फिर उसको आपने मारा। अगर आपको वही चीज करनी थी तो आप चैलेंज देते मीडिया में आके, भी मैं आप ये रील बंद करो, अगर आप नहीं बंद करोगे तो मैं 24 घंटे के अंदर कोई भी कदम उठा सकता हूं। तो इस प्रकार की गतिविधि आपने की, तो भाई इससे बड़ी नपुंसकता क्या होगी? इससे बड़ा आप कैसे स्थापना कर पाओगे उस धर्म की जो 9 गुरुओं ने अपनी शहादत, 10 गुरुओं ने शहादत देके दिया? भी आप उसको अपने विश्वास में ले रहे, एक विश्वास में आप ले जाके साथ उसको मार रहे। तो इस चीज की बड़ी, मैं तो ये कहूंगा भी ये कोई अपराध नहीं कह सकते इसको, ना धर्म की स्थापना कह सकते हैं, ये एक साइको किलर कह सकते हैं। मेरी नजर में तो साइको किलर है। अच्छा, क्या लगता है आपको इस सोशल मीडिया के जमाने में जो जन सेवा की परिभाषा है वो बदली है? बिल्कुल बिल्कुल, जन सेवा की परिभाषा ऐसे बदली है कि पहले कुछ लोग बिना मीडिया के कार्य करते थे, उसकी चर्चा लोग करते थे भी फलां गांव में, फलां शहर में फलां आदमी बहुत धार्मिक है। आप किसी भी कार्य के लिए चले जाओ, पर्यावरण के लिए कुछ भी वो आदमी कार्य करता है, लेकिन आपकी मीडिया के माध्यम से वो आवाज जन जन तक पहुंच रही है। उससे क्या हो रहा है कि जो नए बच्चे हैं अवेयर हो रहे हैं और वो भी इस प्रकार के कार्य करने शुरू करती है। आपने देखा होगा कि अब जो एकादशी गई अभी, पानी का जो प्याऊ था, ये आपकी मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब गली गली में चला गया है। धार्मिक उत्सव गली गली में होने लगे, जागरण गली गली में होने लगे। इसी ऐसी बात नहीं है, लोग नेगेटिव को भी फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिव को भी फॉलो कर रहे हैं, तो पॉजिटिविटी भी बढ़ रही है। तो ये बात नहीं है कि मीडिया काम तो दोनों कर रही है, लेकिन वो सरकार को चाहिए कि नेगेटिव चीजों को रोकते रही, जैसे गन कल्चर को रोक रही है धीरे धीरे, इस प्रकार नेगेटिव के लिए कानून बनाती रहे और पॉजिटिविटी चलती रहेगी तो समाज अच्छा सुधार होगा समाज में। हरियाणा में एक मुद्दा जो है वो पिछले काफी समय से उठाया जा रहा है, एक गोत्र एक गांव में शादी का जो मामला है, बहुत से लोग विरोध भी करते हैं। तो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्या इस पर रोक होनी चाहिए? देखिए, अगर हम इस साइंटिफिक रीजन या लोगों जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, उन्होंने ये बताया कि ऐसा उसमें भी बताया गया, महाभारत के अंदर भी, महाभारत में एक लेख है कि जब अर्जुन जी बैठे होते हैं युद्ध के लिए तो उदास होते हैं, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि भी तू उदास क्यों है, युद्ध कर। तो उसने कहा भी मैं युद्ध करूंगा, हजारों विधवाएं होंगी, हजारों विधवाएं होंगी तो वर्ण संतति पैदा होगी, कहीं ना कहीं संसर्ग होगा उनका, और उससे फिर वैसे भी हमारा एंड ही होना है। तो अगर हम उस मेथड पे बात करें तो जो हमारा सेम गोत्रावली है, जैसे कि अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें, 3 गुण बताए गए हैं, देव गुण, राक्षस गुण और मनुष्य गुण, और ऐसे ही हमारे मिलान बताए गए हैं कुंडली मिलान में। तो उसमें गोत्र मिलान भी है। गोत्र मिलान के अंदर यह भी, अगर सेम गोत्र में हम वो करते हैं, जो हमारी संतति होगी वो गुणवान नहीं होगी। ऐसा अगर उन्होंने हमारे जो ऋषि मुनियों की जो खोज थी या जो उनकी धार्मिक भावनाएं थी या जो हमारे बुजुर्गों से हमने सुना, उसमें कहा अगर आप समानांतर वेश, मतलब आप जेनेटिक, गोत्र क्या है कि एक जेनेटिक सिस्टम के ऊपर बना हुआ है भी, ये गोत्रावली, ये कास्ट में ये गुण है,
तो अगर हम सेम उसके अंदर गोत्रावली के अंदर विवाह करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि लेकिन लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि कानून तो इसके लिए बाध्य नहीं करता हमें। कानून तो कहता है कि आपकी एज नहीं होनी चाहिए, आपकी परमिशन हो दोनों की तो शादी अलाउ कर देता है। लेकिन बुजुर्ग ये कहते हैं कि सेम गोत्रावली में शादी करने से जो संतति है वो गुणवान नहीं होती, और एक गुणवान संतति ना होने से तो उस धर्म और उस जाति का पतन निश्चित है। ऐसा एक थ्योरी है। तो मेरा भी ये मानना है कि एक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। अगर हम देखिए, हमारे बुजुर्गों ने एक परिभाषा दी थी, और वो परिभाषा भी इसलिए दिए थे कि हम एक संतुलन में रहे। जैसे मेरा एक गांव है, मेरे ही गांव में मैं किसी भी कास्ट की लड़की को चुन लेता हूँ, तो वो धार्मिक भावनाओं को तो ठेस पहुंचाती है, लेकिन एक मर्यादा को तोड़ती है। और मर्यादा ये तोड़ती है भी, एक कोई छोटी बच्ची है, एक पड़ोसी कह देता है कि भी शर्मा जी हम कहीं बाहर जा रहे हैं, आप इसको घर रख लीजिए। वो मान्यता इसलिए बनाई गई थी भी हम जिस भी जाति धर्म की या गोत्र की या हमारे परिवार की कोई भी लड़की, हम उसको बहन समझे, ताकि हम राक्षस प्रवृत्ति में शामिल ना हो। और इसलिए वो नियमावली बनाई गई थी शादी के लिए भी अगर शादी अलाउ करते हैं तो फिर वो दुष्कर्म भी अलाउ होगा। तो ये सब एक समाज के ताने बांधने के लिए, संतुलन बना रहे, इन चीजों के लिए बनी हुई है। अगर हम गोत्र विवाह शुरू कर देते हैं तो हो सकता है कि हम इंटरकास्ट मैरिज फिर गांव की गांव में, पड़ोस की पड़ोस में, और जब हमने फिर ये करना ही है, फिर उसमें क्या करेगा, दुष्कर्म किसी ने किया और दुष्कर्म का उसका जो पश्चाताप, जो आज न्याय प्रणाली में उम्र कैद है या कठोर कारावास है, उसमें वो ये कहेगा भी कोई बात नहीं, मैंने किया, मैं शादी कर लूंगा। तो वो सिस्टम को रोकने के लिए भी ये। अच्छा, लव मैरिज के बाद अब लिव इन का भी एक नया ट्रेंड चला है। देखिए, अगर आज मेरी परिभाषा में बात करें, एक समय होता था भी फला व्यक्ति ने सेकंड लेडी से रख रखी अपनी पत्नी के लिए, तो उसमें एक शब्द दिया जाता था रखेल का, जो बहुत ही गलत गंदा लगता था, गाली थी। और ये कहते थे कि फला, मतलब औरतें आपस में लड़ाई में या आदमी लड़ाई में वो कह भी देते थे भी आपके यहाँ खेल है या आप दूसरी। अब उसको मगर अंग्रेजी नाम दिया गया। अच्छा, ये मॉडर्न नेम है, लिव एंड रिलेशनशिप है। तो वही सिस्टम भी, मैंने शादी नहीं करनी आपसे, भी हम इंजॉय करेंगे, एक दूसरे को वॉच करेंगे, और अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होते, आप अपने से शादी करना, आप अपने से। और जो शादी के बाद जो रिलेशन रहा वो एज ए खेल ही रहा ना। तो मेरा तो ये मानना भी नया नाम रखा गया। इसके लिए लड़की भी राजी होती है, तो रजामंदी होता है। नहीं, उसमें जो हम जो अब शब्द बोल रहे थे, जो गाली मानते हैं, उसमें भी रजामंदी होती है। वो उसके लिए खर्चे पे, वेतन पे जीवन गुजारती है उसके साथ। तो है तो वही सिस्टम से, मतलब पैसे के लिए या अपने शरीर की हवस के लिए लगा लीजिए, या आप, क्योंकि हमारा जो पैटर्न था, जो हिंदू संस्कृति का पैटर्न था, जो हमारे सनातन भारत का ही पैटर्न था, सभी धर्मों का पैटर्न था, भी एक सिस्टम बनाया हुआ था भी जो लेडीज हैं घर की, या जो हमारी बहनें हैं या बेटियां हैं, वो दादी जी के पास शयन करती थी या माताओं के पास, चाची ताइयों के पास शयन करती थी। वो इसलिए शयन करती थी कि भाई जो शरीर है और जो धर्म है, वो संस्कृति है, वो बची रहे और विचारधारा दूषित ना हो। और लिव एंड रिलेशनशिप तो सीधा ओपनली, जब आप एक कमरे में एक लड़का या लड़की रहेगा तो उस रिलेशन को आप कैसे मेंटेन करोगे। और ये मेंटेन रह ही नहीं सकता, ये रिलेशन धार्मिक तो रह ही नहीं सकता, ना गुणवान रह सकता। तो दुष्कर्म या उसकी, और आपने देखा भी होगा, ये मैं नहीं कह रहा, जो लोग लिव एंड रिलेशनशिप में रहते हैं, ना जाने कितने लड़कों ने तो लड़की को मार के सूटकेस में डाल दिया, ना जाने कितनों ने हत्या कर दी। तो फिर अगर इतना ही प्यार है लिव एंड रिलेशनशिप में, तो इस प्रकार की घटना ही ना घटना। आज तो लड़कियां भी पीछे नहीं, हाँ, लड़कियां भी नहीं पीछे। अब एक कल राजस्थान पता नहीं कहाँ गया, ये पता नहीं कितने टुकड़े करती है। तो ये लिव एंड रिलेशनशिप में ही हो रहे हैं मोस्टली। तो प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। चैनल पर आए जी, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो या समाज से जुड़ी हो, ब्राह्मण समाज से जुड़ी हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।